गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे वेग के बारे में, अभिक्रिया के वेग के बारे में। हमारा था औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के बारे में जाने थे हम लोग उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। हमने ये भी बताया था कि हम लोग किसी भी अभिक्रिया का वेग जब निकालते हैं तो वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ तात्क्षणिक वेग से निकालते हैं। तात्क्षणिक वेग से इसलिए निकाला जाता है क्योंकि तात्क्षणिक वेग जो है हमारा किसी भी अभिक्रिया के वेग का एक सही मान देता है। ठीक, अगर औसत वेग से निकालेंगे तो वो एक्यूरेट सही वैल्यू नहीं देगा, इसीलिए हम लोग तात्क्षणिक वेग का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जान चुके थे कि हम लोग तात्क्षणिक वेग कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे बताया जाता है। तो एक क्वेश्चन दिए थे हम लोग कि अभिक्रिया N2+3 2NH3 मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा है। तो 16 सेकंड में हाइड्रोजन का परिवर्तित सांद्रण 0.04 मोल पर लीटर है। मतलब 16 सेकंड में जब हमारा टाइम था, हम लोग शुरू में लिए तो हाइड्रोजन में कुछ होगा द्रव्यमान, तो 16 सेकंड में वो उसका बदल गया और उन दोनों के बदलने के बाद जो बीच का सांद्रण है, मतलब हमारा चेंज परिवर्तित सांद्रण उनके कितना है 0.04 मोल पर लीटर है। तो हमको बताना है कि इसमें क्वेश्चन दिया जाए कि एक था नाइट्रोजन के वेग में कमी, और दूसरा था हमारा अमोनिया के वेग में वृद्धि। ठीक, ये दो क्वेश्चन थे। तो पहला हमारा था नाइट्रोजन के वेग में कमी, दूसरा अमोनिया के वेग में वृद्धि। तो जब भी हम लोग अभी किसी अभिक्रिया का वेग पूछेगा तो अभिक्रिया में वेग पूछेगा तो अभिक्रिया में हमारे किसी एक का तो सांद्रण दिया रहेगा, चाहे आपका परिवर्तित सांद्रण दे या फिर हम लोग का दे देगा जैसे कि 0.05 मोल से 0.04 मोल घट रहा है या बदल रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, वहां से उसका परिवर्तित सांद्रण निकाल लेंगे। तो परिवर्तित सांद्रण निकाल लिए हमको और टाइम हमको दिया हुआ है, तो जब समय दिया हुआ है तो हम बस वेग बराबर जो है हमारा फॉर्मूला उसको लगा देंगे। तो इसमें किसी एक का देगा तो पूछ देगा कि आपको कि बताइए नाइट्रोजन का, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का पूछा है अभिकारक में, इधर अमोनिया का पूछा है हमारा प्रतिफल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, R बराबर, ये नाइट्रोजन है तो -dN2/dt बराबर, ये हाइड्रोजन है -1/3 dH2/dt बराबर +1/2 dNH3/dt होगा ना। इस अभिक्रिया का वेग यही होगा हमारा। ठीक, तो ये हमारा किसमें तात्क्षणिक रूप में है ना, तात्क्षणिक वेग है ये सब। तो तात्क्षणिक वेग में हम लोग इस अभिक्रिया को लिख दिए। अब हमको दिया है कि हाइड्रोजन का परिवर्तित सांद्रण और समय कितना दिया है 16 सेकेंड, और हमारा रेट बराबर देखिए पहले कि R बराबर -dN2/dt, मतलब अगर हम नाइट्रोजन का निकालेंगे तो ये भी कर सकते हैं, मतलब इसके जगह पे ये भी रख सकते हैं। तो रेट बराबर ये भी है बराबर, फिर रेट बराबर ये भी हो सकता है। अब ये हमारा इसके और ये हमारा इसके भी कर सकते हैं ना बराबर, इसीलिए ना दिया गया है कि हमारा रेट बराबर इतना इतना इतना। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का रेट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसका अगर हमको मालूम चलेगा, वेग मालूम चलेगा, तो इसके वेग के मदद से हम लोग नाइट्रोजन का वेग निकाल सकते हैं, अमोनिया का वेग निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया, R बराबर इतना दिया, तो हम R के जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, -1/3 dH2/dt लिख देंगे, इसे लिख दीजिए बराबर में R। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं ये, या फिर हमारा ये इसके बराबर है, तो किसी को भी लिख सकते हैं। तो हम अगर लिखेंगे यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन का परिवर्तित सांद्रण 0.04, टाइम कितना है 16 सेकेंड 16। तो अभी इसको सॉल्व कीजिए, -1/3 dH2/dt बराबर कितना आएगा 0.0025
मोल पर लीटर पर सेकेंड ये आया। अब हम क्या कर दें यहाँ पर कि माइनस, यहाँ पे माइनस dH2/dt बराबर, तो 3 यहाँ पे नीचे में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में, तो 3 × 0.0025 होगा मोल। तो अब बताइए कि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 0.0075 मोल पर लीटर पर सेकेंड ये आएगा, आएगा ना। ये किसका रेट आया है, ये हाइड्रोजन का रेट आया है। किसका रेट आया है, हाइड्रोजन का रेट आया, आया ना, यही ना हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का रेट बराबर कितना है, 0.007575 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तो ये हमारा हाइड्रोजन का रेट आ गया। तो जब हाइड्रोजन का रेट आ गया, हम नाइट्रोजन का रेट में कमी पूछा है कि हाइड्रोजन के वेग में कितना कमी है, तो हाइड्रोजन के वेग में कितना कमी है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इन दोनों को रख के। अगर अमोनिया के वेग में वृद्धि पूछ रहा है तो हम यहाँ पे रख के इन दोनों को निकाल सकते हैं अमोनिया का। इसको पहले नोट कीजिए। इसको हम लोग इधर लिख दे रहे हैं कि मान लीजिए हमारा कितना दिया, माइनस dH2/dt बराबर 0.0075 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारा हाइड्रोजन का वेग इधर निकाल के रखा गया है। तो अब हमको पहला क्वेश्चन में पूछा है कि नाइट्रोजन के वेग में कमी, नाइट्रोजन के वेग में कमी। तो नाइट्रोजन के वेग में कमी जब पूछ रहा है तो आइए हम लोग काम करते हैं। देखिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको और इसको ले लेते हैं नाइट्रोजन के वेग में। तो पहला क्वेश्चन का हमारा ये हो जाएगा माइनस dN2/dt बराबर माइनस 1/3 dH2/dt होगा ना। अब हमारा ये हो गया माइनस dN2/dt बराबर, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 1/3 का 1/3 रहेगा, ये माइनस dH2/dt है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाले, माइनस dH2/dt निकाले हैं। माइनस dH2/dt का कितना मान आया है, माइनस dH2/dt का मान यहाँ पे निकाल लिए हम लोग। तो यहाँ पे सिर्फ 1/3 है तो ये माइनस इसके साथ रहेगा ना जी। तो माइनस dH2/dt का मान क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे रखिए गुणे कितना है 0.0075। अब इसको कटाइए इसके साथ, तो कटाइएगा तो कितना आएगा 0.0032 × 6 3 5 जा 50। ये क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसका है। तो हम लोग अगर देखें तो रेट में पूछ रहा है कमी ना, नाइट्रोजन के वेग में कमी पूछ रहा है। नाइट्रोजन के वेग में कमी है, नाइट्रोजन का वेग हमारा इस तरह से हो जाएगा dN2/dt बराबर माइनस 0.0025 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारा नाइट्रोजन के वेग में कमी हो जाएगा। नाइट्रोजन का वेग में कितना से कमी हो रहा है, 0.0025। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि इतना हमारा कमी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको मान लीजिए दिखाना है तो इसके माइनस, इसका माइनस जो इधर था हम इधर ला दिए, तो मतलब इस माइनस से क्या पता चल रहा है कि इतना का कमी हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इतना का कमी हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे भी सही है कि हमारा माइनस dN2/dt ये, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये हमारा क्या है, अभिकारक है। बता देना कि माइनस लगेगा तो अभिकारक, तो ये अभिकारक है। तो अभिकारक का इतना आ रहा है तो ये हमारा वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका सांद्रण, इसका वेग कम हो रहा है नाइट्रोजन का। क्लियर है, नोट कीजिए। देखिए, हमको दूसरा में क्या पूछा है, अमोनिया के वेग में वृद्धि। तो अमोनिया का हमारा ये है अमोनिया, तो इसको बराबर इसको लिखेंगे ना, क्या होगा सेकंड नंबर प्लस 1/2 dNH3/dt बराबर, ये कितना है माइनस 1/3 dH2/dt।
क्लियर है? ये हो गया हमारा +1/2 डी NH3/dt बराबर ये 1/3 इंटू -dH2/dt का क्या वैल्यू आया है 0.0075। इसको कटाइए तो कितना आ गया +1/2 डी NH3/dt बराबर कितना आ गया 0.0025 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये जो +1/2 है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जी -DNH3/dt बराबर 2 इंटू 0.0025 बराबर में क्या जाएगा 0.0050 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अमोनिया के रेट में कितना का वृद्धि हो रहा है, अमोनिया के रेट में कितना का वृद्धि हो रहा है 0.0050 का हो रहा है ना। तो अमोनिया के वेग में वृद्धि जो हो रहा है तो अमोनिया के वेग में इतना का वृद्धि हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए कभी भी अगर हमको वेग निकालना है, किसी अभिक्रिया का वेग निकालना है, तो इस अभिक्रिया में किसी भी एक का हमारा सांद्रण दिया रहेगा और समय दिया रहेगा कि वो इतने समय में उसका सांद्रण परिवर्तित होकर इतना आ रहा है, ठीक। या फिर ऐसे कह सकता है कि 5 मोल पर लीटर से घट के 3 मोल पर लीटर हो गया, तो वहाँ पे हम लोग उसका अंतर निकाल लेंगे ना, क्योंकि हम लोग वेग बराबर क्या जाने थे सांद्रण का अंतर अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद इन दोनों में से किसी का सांद्रण का अंतर और नीचे बटा में हमारा क्या था समय अंतराल, तो समय अंतराल दिया रहेगा तो हमारा जो निकालना है वो निकाल लेंगे। उसके बाद सिर्फ उसका पहले निकालेंगे जिसका दिया है, जैसे इसमें हाइड्रोजन का दिया ना, तो हाइड्रोजन का दिया तो हम लोग क्या किए थे हाइड्रोजन का निकाले। तो जब हाइड्रोजन का निकाले तो उसी हाइड्रोजन के मदद से, उसी हाइड्रोजन के वेग के मदद से नाइट्रोजन का वेग निकाले और उसी से फिर हम लोग क्या निकाले अमोनिया का वेग निकाले हैं। तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है? नोट करिएगा। देखिए आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम लोग का है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अब जैसे हम लोग पढ़े थे अभिक्रिया के वेग के बारे में, तो उस अभिक्रिया के वेग पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो किन किन चीज़ों से प्रभाव पड़ेगा उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। कि अगर मान लीजिए हमारा कोई पदार्थ है तो अगर हम पदार्थ किस अवस्था में लिए हैं तो उससे हमारे अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो हमारा कोई भी अगर अभिक्रिया के वेग पे प्रभाव डालेगा तो वो कौन डालेगा, अभिकारक डालेगा, क्योंकि हम लोग किस तरह का अभिकारक लिए उसी पे ना बात हमारा निर्भर करता है। तो पहला हम लोग का अगर देखे जाए तो पहला पॉइंट हम लोग का जो है वो है भौतिक अवस्था। क्या है? भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था किसका? अभिकारक का, क्योंकि आप अब कभी अभिक्रिया कराइएगा तो जब अभिक्रिया हम लोग कराएंगे तो जब तक अभिकारक नहीं लेंगे तो अभिक्रिया होगा। तो हम अभिकारक लिए हैं तो वो अभिकारक किस अवस्था में है उसी के बारे में बात किया जाए, उसके भौतिक अवस्था के बारे में। तो देखिए अगर हम लोग अभिकारक गैसीय अवस्था में ले लें, ठीक, गैसीय अवस्था में ले लें
तो उसका अभिक्रिया का वेग जो है उस गैसीय अवस्था उस अभिक्रिया में जब लिया गया है तो उस अभिक्रिया के वेग जो है वो बढ़ जाएंगे। अगर वही हमारा कोई द्रव में लिया गया अभिकारक तो द्रव वाले अभिकारक का जो अभिक्रिया का वेग है वो घट जाएगा। मतलब गैसीय अभिकारक लेकर हम बनाते हैं अभिक्रिया कराते हैं, एक द्रव का लेकर बनाते हैं, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि किसका अभिक्रिया का वेग है तो गैसीय वाला, मतलब गैस वाला का अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। ठीक है, मतलब अगर हम पदार्थ ले रहे हैं जिसको अभिक्रिया कराने के लिए तो उस पदार्थ का गैसीय अवस्था में होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग को अभिक्रिया का वेग अधिक चाहिए तब। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम लोग एक द्रव ले रहे हैं, द्रव पदार्थ एक ठोस अवस्था में ले रहे हैं, एक द्रव अवस्था में एक ठोस अवस्था में, तो जब इनका हम लोग अगर कंपेयर करें इन दोनों के बीच में तो हमारा द्रव अवस्था है उसका क्या होगा? अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, लेकिन ठोस का क्या होगा? कम होगा। तो इससे हम लोग को यही पता चल रहा है कि अगर हम गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ लेते हैं तो उसका अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, लेकिन हमारे द्रव अवस्था वाले पदार्थ का अभिक्रिया का वेग कम होगा। और वही हमारा अगर द्रव और ठोस अवस्था में ले रहे हैं हम लोग पदार्थ तो द्रव अवस्था वाले पदार्थ का अभिक्रिया का वेग अधिक होगा और ठोस वाले का कम होगा। इसके में लिखिएगा, भौतिक अवस्था में लिखिएगा अभिक्रिया के वेग भौतिक अवस्था पर निर्भर करते हैं। अभिक्रिया के वेग भौतिक अवस्था पर निर्भर करते हैं। ठीक, अगर पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो अभिक्रिया का वेग द्रव अवस्था से अधिक होगा। फिर उसी में खड़ी पाई के बाद अगर पदार्थ हमारा द्रव अवस्था में है तो अभिक्रिया के वेग ठोस पदार्थ से अधिक होंगे। अगर पदार्थ हमारा द्रव अवस्था में है तो अभिक्रिया का वेग ठोस पदार्थ से अधिक होंगे। ठीक, देखा जाएगा तो कहा जाएगा ऐसा कि गैस में है, ठीक, गैस में कोई पदार्थ है तो इसका ज़्यादा होगा अभिक्रिया का वेग, फिर द्रव का होगा और फिर ठोस का होगा। ठीक है, ये ना होगा, गैस वाला का ज़्यादा होगा, द्रव वाला का उससे कम होगा, ठोस वाला का इससे भी कम होगा। तो इस तरह से होगा। और ये हमारे क्या है? पदार्थ की अवस्था है। क्लियर है? भौतिक अवस्था नोट कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि अगर हम अभिक्रिया कराने के लिए पदार्थ जो ले रहे हैं तो वो पदार्थ हमारा अगर गैस अवस्था में है तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। द्रव अवस्था में है तो हमारा ठोस से अधिक होगा। ठीक है, ठोस में रहेगा तो कम होगा। देखिए सेकंड पॉइंट, सांद्रण। ठीक, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? सांद्रण। तो सांद्रण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सांद्रण किसका? अभिकारक का ना, क्योंकि हम लोग अभिकारक लेंगे तब जाके अभिक्रिया करेगा, तब जाके हम लोग का प्रतिफल बनेगा। तो उस अभिकारक का सांद्रण, तो सांद्रण के ऊपर भी हमारा जो अभिक्रिया के वेग है वो निर्भर करता है। ठीक है, अगर हमारा जो अभिकारक है उनका सांद्रण अधिक होता है तो हमारा अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। अगर सांद्रण अधिक हो रहा है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। सांद्रण बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अगर अभिकारक के सांद्रण बढ़ते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। उसी तरह से अगर देखा जाए हम लोग, सुनिएगा, उसी तरह से हम लोग अगर देखें तो अगर उस अभिकारक का सांद्रण कम होगा
तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा, घटेगा ना, मतलब सांद्रण कम हुआ अभिकारक का तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें ये भी लिख लीजिएगा उसमें कि अगर अभिकारक अगर अभिकारक के सांद्रण में कमी होता है, अगर अभिकारक के सांद्रण में कमी होता है तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा, तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। जैसे हम लोग देखें कि वेग हम लोग निकालते थे तो वेग बराबर क्या होता था, यही ना होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब हमारे ए का और नीचे में टाइम, ए का सांद्रण जो बदल रहा है वो। तो हम लोग अगर इसमें देखें इसको हटा के तो आर जो है वो किसके, सांद्रण के सीधा सीधा है, सांद्रण के सीधा सीधा है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। सी हमारा क्या है, सांद्रण है, ये सी सांद्रण है, सांद्रण। तो देखिए बात में आप ये कह रहा है कि अगर सांद्रण बढ़ रहा है, ये इसके क्या है, समानुपाती है सीधा, तो सीधा सीधा समानुपाती है, तो ये अगर बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, ये अगर घटेगा तो वेग भी हमारा क्या होगा, घटेगा। सांद्रण बढ़ा तो वेग भी हमारा बढ़ा, सांद्रण घटा तो वेग हमारा घटा। क्लियर है, लिख लीजिए। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखिए, बंधन की प्रकृति, बंधन की प्रकृति। किसके बंधन के बारे में, सब यहाँ पे अभिकारक के बारे में होगा, ठीक, क्योंकि अभिकारक हम जैसा लेंगे तभी ना हमारा अभिक्रिया करेगा। तो अभिकारक में जो हमारे अणु है, अभिकारक के जो अणु है उनके बीच का जो बंधन है वो कैसा होना चाहिए, ठीक, अभिकारक के अणु के बंधन है उनके बीच कैसा बंधन का होना चाहिए। तो देखिए बात ये है कि अगर हमारा जो अभिकारक है तो उनके अणुओं के बीच का जो बंधन है वो कमजोर हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए कि इसका अगर बंधन कमजोर हो जाएगा, इसका बंधन अगर कमजोर है तो इसको आसानी से खोला जा सकता है, खोला जा सकता है ना। अगर यही टाइट रहेगा तो इसमें हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और कम होगा तो धीरे से निकल जाएगा। तो वही कह रहा है कि इसमें अगर हमारा अभिक्रिया में अभिकारक के अणु के बीच जो बंधन है वो कमजोर होंगे तो हमारा अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कब अधिक होगा अभिक्रिया का वेग, जब परमाणु के बीच के बंधन जो है वो क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। जो हमारे अभिकारक के अणु है उनके बीच का जो बंधन है वो कमजोर हो जाएगा, तब हमारा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक है उनके अणुओं के बीच, ठीक, उनके अणुओं के बीच मजबूती बंधन है, बंधन हमारा कैसा होगा, मजबूत है, एक दूसरे को बढ़िया से पकड़े रहेंगे, तब जाके अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझिए। अगर हम लोग वो उनके बीच का जो बंधन कमजोर होगा तो वो आसानी से टूट कर दूसरे पदार्थ में बदल जाएंगे, नया पदार्थ देगा ना एक दूसरे से मिलकर। वही अगर मजबूत रहेगा तो उसको टूटने में टाइम लगेगा, वो दिक्कत करेगा टूट कर दूसरे में पदार्थ में बदलने का। तो हम लोग अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं, जब हम लोग का अभिक्रिया कर लेगा तभी ना निकालेंगे, बिना अभिक्रिया किए तो हम लोग वेग निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए कह रहा है कि कोई भी हमारा अभिकारक है तो उस अभिकारक के अंदर जो जो अणु है उनके बीच का जो बंधन है वो कमजोर होगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक। जैसे कहा जाए कि बंधन कमजोर, ठीक, बंधन कमजोर तो अभिक्रिया के वेग बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर बंधन कमजोर तो अभिक्रिया के वेग बढ़ जाएंगे। वही अगर बंधन हमारा मजबूत होगा बंधन हमारा मजबूत होगा तो ROR हम लिख देते हैं, ROR डिक्रीज, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लिखवाए थे हम, इसी को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया के वेग। अभिक्रिया के वेग ये दोनों बराबर है ना, यही चीज़ ये भी है ROR। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। कब, जब बंधन मजबूत हो रहा है तब,
तो बंधन कमजोर होगा, लेकिन किसका? अभिकारक के अणु के बीच, अभिकारक के अणु के बीच का बंधन कमजोर होगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएंगे, और बंधन मजबूत होगा तो अभिक्रिया का वेग घट जाएंगे। ठीक है, लिखिए इसमें बंधन की प्रकृति। अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग बंधन पर, बंधन की प्रकृति, अभिक्रिया के वेग बंधन की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, बंधन की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। खड़ी भाई अब लिखिए इसमें, अगर अगर अभिकारक के अणुओं के बीच अगर अभिकारक के अणुओं के बीच का बंधन कमजोर हो, अभिकारक के अणुओं के बीच बंधन कमजोर हो तो अभिक्रिया के वेग बढ़ जाते हैं, तो अभिक्रिया के वेग बढ़ जाते हैं। अगर अभिकारक के अणुओं के बीच बंधन कमजोर हो तो अभिक्रिया के वेग बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद लिखा गया इसमें, अगर अभिकारक के अणुओं के बीच, अगर अभिकारक के अणुओं के बीच बंधन मजबूत हो, बंधन मजबूत हो तब अभिक्रिया के वेग घट जाते हैं, तब अभिक्रिया के वेग घट जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर हमारा बंधन कमजोर रहेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, बंधन मजबूत होगा तो अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। देखिए नेक्स्ट 4th पॉइंट, तापमान। अगर हम कोई अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक, तो उस अभिक्रिया को कराने में हमको अगर तापमान देना पड़ रहा तो उस तापमान से उस अभिक्रिया के वेग पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में। अगर हम लोग तापमान देखते होंगे कि किसी न किसी अभिक्रिया को कराने के लिए तापमान का जरूरत पड़ता है, हमको तापमान देना पड़ेगा, कुछ तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं हो पाता है। तो जब हम लोग तापमान बढ़ा देते हैं ना तो उस अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अब उस अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं तो तापमान दे रहे हैं तो उसके जो कण है ना, उसके जो अणु एक दूसरे से टकराने लगते हैं। जब टकराएगा तो टकराने की वजह से हमारा नया प्रतिफल बनाएगा। तो जब नया प्रतिफल बनाया तभी तो जाके हमारा अभिक्रिया बना, अभिक्रिया बना तो अभिक्रिया का वेग हमारा बढ़ जाएगा। तो ठीक जैसे कि हम लोग क्या बोला कि ये ए है, ये बी है, ठीक, अभिकारक है, तो इसके जो अणु है ये सब ये टकराने लगते हैं। ये सब अणु क्या होते हैं? टकराने लगते हैं, एक दूसरे से टकरा रहा है सब। तो टकराने की वजह से हमको क्या बना के दे रहा है? सी और डी दे रहा है, तो उत्पाद हमको बना के दिया। तो इसी के वजह से जैसे ही तापमान बढ़ेगा, आप लोग पहले ही पढ़े होंगे कि तापमान हम लोग बढ़ाते हैं तो उनके जो कण होते हैं एक दूसरे से टकराने लगते हैं तेजी के साथ, क्योंकि उनको अब क्या मिला? एनर्जी मिला। तो ये क्या करते हैं, इनको जब हम लोग हीट करते हैं ना तो ये इस एनर्जी को लेते हैं, ठीक, इस एनर्जी को हीट करने पे, इस एनर्जी को लेने के बाद इनके कण जो है, इनके कण आपस में टकराने लगते हैं। टकराने की वजह से हमको नया उत्पाद बना के देता है सी और डी, वो भी तेजी के साथ। ये नहीं कि मतलब कि जैसे हम लोग इसको हीट देंगे तो ये लिया और एनर्जी को क्या लिया? अवशोषित कर लिया। एनर्जी को अवशोषित करने के बाद ये टकराने लगे, इसके कण टकरा कर हमको प्रतिफल दे दिया। तो ये ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को अगर प्रोडक्ट जो है, हम लोग को प्रतिफल जो है वो हम लोग को थोड़ा सा समय से जल्दी चाहिए। एक अगर मान लीजिए धीरे धीरे करेगा, हम इसको तापमान दे दिए तो अभी तेजी के साथ करेगा, उस पहले का अपेक्षा तो ये तेज हो गया ना, तो तेजी के साथ करेगा तो इसके अभिक्रिया का वेग भी तो बढ़ जाएगा। जब ये तेजी के साथ करके हमको प्रतिफल दे रहा है तो इसका वेग हमारा बढ़ा है, तभी ना जी ये हमको प्रतिफल दे रहा है। तो इसीलिए जब तापमान बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तापमान बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। समझ में रहा है? तो अभिक्रिया का वेग बढ़ने का कारण क्या है कि इनके जो कण हैं वो टकराने लगते हैं, टकरा कर हमको प्रतिफल देते हैं। समझ में आ रहा है? तो लिखिए तापमान में अगर 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 अभिक्रिया अगर अभिक्रिया में तापमान बढ़ाया जाए, अगर अभिक्रिया में
तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसके अभिकारक, अगर अभिक्रिया में तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसके अभिकारक उस ऊर्जा को अवशोषित कर उसके ऊर्जा को अवशोषित कर उनके कण आपस में टकराने लगते हैं। उनके कण आपस में टकराने लगते हैं जिसके फलस्वरूप हमें उत्पाद देते हैं। इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्या होता है? इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्लियर है? एक बार फिर सुन लीजिए। अगर हम इस अभिक्रिया का तापमान बढ़ा दें तो ये तेजी के साथ क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से टकराकर हमको प्रतिफल दे देंगे, उत्पाद दे देंगे। जब उत्पाद दे दिया तो हमारा अभिक्रिया का वेग पहले से ज्यादा होगा तभी ना बना के दिया जाए जल्दी। अगर नहीं देते हम तो क्या ये उतना जल्दी देता? इसका जो रहता स्लो रहता, कम रहता अभिक्रिया का वेग। लेकिन हम लोग जैसे तापमान बढ़ाए तो ये हमको तुरंत अभिक्रिया करके दे दिया उत्पाद। तो यहाँ पे इसका अभिक्रिया का वेग बढ़ गया जी। तो वही बात है, अगर तापमान बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तापमान बढ़ा इंक्रीजेज तो वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। वेग किसका वेग? अभिक्रिया का वेग लिख लीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट देखिए, पृष्ठ क्षेत्र। ठीक, सरफेस एरिया, इसको हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। तो देखिए पृष्ठ क्षेत्र के बारे में कहा, तो अभिक्रिया में जो अभिकारक है उस अभिकारक का जो पृष्ठ क्षेत्र है अगर अधिक होता है, पृष्ठ क्षेत्र अधिक होता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अभिकारक में पृष्ठ क्षेत्र बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अभिकारक में पृष्ठ क्षेत्र क्या होगा? बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। जैसे अगर हम लोग मान लें कि अगर कोई ठोस है तो ठोस में हमारा क्या होता है? ऐसे ठोस में क्या होता है? ऐसे ऐसे सटे सटे होते हैं ना, इनके बीच में क्या जगह होता है? नहीं होता है। तो अब बताइए इसका जो पृष्ठ क्षेत्र होगा वो कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना, कम होगा। अब वही हम अगर द्रव ले रहे हैं तो द्रव हमारा जो है एक गैस ले लीजिए। ठीक, एक गैस। अब बताइए, ठीक, तो अब बताइए इसका जो पृष्ठ क्षेत्र है वो क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। इसका पृष्ठ क्षेत्र इससे क्या होगा? अधिक होगा। और इसका बात करें तो इसका उससे भी अधिक होगा, क्योंकि ये क्या है? देखिए ये खुद इतना जगह ले लिया है, इसके इतना जगह और ये इतना जगह और ये इतना ही जगह। ठीक, इसके कण ज़्यादा है, इसमें देखिए 4 ही है, इसमें 8 7 है। तो क्या कह रहा है कि हम लोग का अगर जो सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्र अभिकारक का अधिक होगा तो हमारा अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। क्लियर है? हम लोग पहले भी जाने कि गैसीय अवस्था में अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो लिखिएगा पृष्ठ क्षेत्र में अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्र अधिक होता है। अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्र अधिक होता है तो अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्र अधिक होता है तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होता है। अभिक्रिया का वेग भी अधिक होता है। ठीक है, अगर पृष्ठ क्षेत्र बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,
पृष्ठ क्षेत्र बढ़ा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। इसको हम लोग वेग भी बोलेंगे, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, पृष्ठ क्षेत्र बढ़ा, वेग हमारा बढ़ा। ये सभी जो है हमारे कारक अभिक्रिया के वेग पे प्रभाव डाले ना। मान लीजिए अगर पृष्ठ क्षेत्र हमारा घट जाएगा तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग जो घटना और बढ़ना है इन लोगों पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, इन सब बातों पे। एक और है लास्ट, जो 6th है वो है हमारा उत्प्रेरक, ठीक। उत्प्रेरक जिसको हम लोग कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक। देखिए उत्प्रेरक का काम क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया का वेग को घटाना या बढ़ाना, किसी भी अभिक्रिया का वेग को घटाना या बढ़ाना, ठीक। तो ये हमारा उत्प्रेरक का काम यही होता है कि हम अगर किसी अभिक्रिया में उसको डाल दे रहे हैं, तो उसको अभिक्रिया में हम डाल दें तो वो क्या करेगा, या तो उस अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। मतलब वो या तो अभिक्रिया एकदम जल्दी करा देगा या फिर उस अभिक्रिया को धीरे धीरे कराएगा, तो उसका वेग घटेगा या बढ़ेगा। तो इसका काम यही होता है, कैटलिस्ट हमारा यही काम करता है कि अभिक्रिया का वेग को घटाना या बढ़ाना। तो अब बात निर्भर करता है कि कौन भाई कैटलिस्ट जो है हमारा, कौन उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया का वेग को घटाएगा या बढ़ाएगा। तो अगर हम धन उत्प्रेरक ले लेंगे तो उस धन उत्प्रेरक के मदद से हम लोग का अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम धन उत्प्रेरक ले लें तो धन उत्प्रेरक लीजिएगा ना, तो धन उत्प्रेरक हमारे अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे, बढ़ा देगा। धन उत्प्रेरक इंक्रीजेस हमारा क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक। वही अगर हम ऋण ले लें, मतलब निगेटिव वाला, तो उत्प्रेरक क्या करेंगे, क्या करेंगे, घटा देगा। क्या करेगा, घटा देगा। अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा, घटा रहा। तो ये हमारा अगर पॉजिटिव लिए तो बढ़ाया, निगेटिव लिए तो घटा दिया। तो कि हमारा जो अभिक्रिया का वेग है उत्प्रेरक पे हमारा किस तरह निर्भर कर रहा है कि अगर हम धन उत्प्रेरक ले लेंगे तो अभिक्रिया के वेग बढ़ जाएंगे, और ऋण उत्प्रेरक ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभिक्रिया के वेग क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। इसमें लिखिएगा, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक को डालने पर अभिक्रिया का वेग घटा सकता है या बढ़ा सकता है। अभिक्रिया का वेग घटा सकता है या बढ़ा सकता है। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक को डालने पर अभिक्रिया का वेग घटा सकता है या बढ़ा सकता है, ठीक है। खड़ी पाई। उसके बाद लिखिए, अगर हम धन उत्प्रेरक लेते हैं तो अभिक्रिया के वेग बढ़ेंगे। अगर हम धन उत्प्रेरक लेते हैं तो अभिक्रिया के वेग बढ़ेंगे, ठीक। उसी तरह अगर हम ऋण उत्प्रेरक लेते हैं तो अभिक्रिया का वेग घटेगा। अगर हम ऋण उत्प्रेरक लेते हैं तो अभिक्रिया का वेग घटेगा। क्लियर है, इसको भी लिख लीजिएगा समझने के लिए। देखिए, जो अभिक्रिया का वेग है, तो अभिक्रिया के वेग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है और हम लोग उसको निकालते कैसे हैं, और उन दोनों में से किसका हमारा सही मान देता है। तो तात्क्षणिक वेग जो है हमारा वो किसी भी अभिक्रिया का सही मान बता देता है। तो उस अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से चीज़ हैं, कौन कौन से कारक हैं जो क्या कर रहे हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं उस अभिक्रिया के वेग पे। तो पहला था हमारा भौतिक अवस्था, दूसरा सांद्रण, तीसरा तापमान, चौथा पृष्ठ, पांचवा उत्प्रेरक, और एक छठा क्या था, बंधन की प्रकृति, ठीक है। तो 6 हम लोग का जो कारक है वो इस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।